Okay, so now let's discuss the next question, which is about the analysis of India's three different stages of agricultural transformation that we have already done. लेकिन ये क्वेश्चन स्पेसिफिकली क्या पूछ रहा है कि हर फेज के लिए वी हैव टू डिटरमाइन द सप्लाई साइड एंड द डिमांड साइड ड्राइवर्स और फैक्टर्स भी हम इनको कह सकते हैं, और हमें ये देखना है दैट हाउ देयर रोल्स चेंज ओवर टाइम। तो ये सप्लाई साइड और डिमांड साइड फैक्टर कैसे चेंज होते हैं हर टाइम पीरियड पे। तो क्योंकि हमने एग्रीकल्चरल ट्रांसफॉर्मेशन ऑलरेडी स्टडी कर लिया है, तो ये इससे कैसे डिफरेंट होने वाला है दैट इज व्हाट आई एम गोइंग टू टेल यू। यहाँ पे बेसिकली हमें सप्लाई साइड और डिमांड साइड दोनों साइड पे फोकस करके हमें अपना जो पूरा पर्सपेक्टिव है वो बिल्ड करना है। ठीक है, समझते हैं कि सप्लाई साइड ड्राइवर और डिमांड साइड ड्राइवर से हमारा मतलब क्या है। ठीक है, व्हाट इज सप्लाई साइड फैक्टर्स एंड व्हाट आर डिमांड साइड फैक्टर्स। तो सप्लाई साइड फैक्टर्स की अगर हम बात करें तो ये ऐसे फैक्टर्स होते हैं दैट इंक्रीज प्रोडक्टिव कैपेसिटी ऑफ एग्रीकल्चर। ऐसे फैक्टर्स जिनकी वजह से हमारा प्रोडक्टिव कैपेसिटी जो है, एग्रीकल्चर का प्रोडक्शन का जो कैपेसिटी है वो इंक्रीज होता है। ठीक है, तो ऐसा सोचो कि व्हाट विल हेल्प द फार्मर्स टू प्रोड्यूस मोर। फार्मर्स कैसे ज़्यादा प्रोड्यूस कर सकते हैं, किन फैक्टर्स की वजह से। तो मेरे पास अगर टेक्नोलॉजी अच्छी है तो फार्मर्स को हेल्प होगा टू प्रोड्यूस मोर, इजंट इट। देन वी कैन हैव इरीगेशन, इरीगेशन फैसिलिटीज मैटर करती हैं। देन वी हैव फर्टिलाइजर्स, फर्टिलाइजर्स भी मेरे एक इंपॉर्टेंट फैक्टर्स में काउंट हो जाता है। लैंड भी बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है, क्योंकि लैंड से भी डिटरमाइन होता है कि मेरी प्रोडक्टिव कैपेसिटी क्या होने वाली है। अगर मेरे पास ज़्यादा लैंड होल्डिंग है देन आई माइट हैव मोर प्रोडक्टिव कैपेसिटी। ठीक है, देन वी हैव द यूज ऑफ लेबर, कि लेबर किस तरह से इंगेज करता है इन माई एग्रीकल्चरल एक्टिविटीज। एंड देन वी हैव पब्लिक इन्वेस्टमेंट। तो ये कुछ एग्जाम्पल्स हैं ऑफ माई सप्लाई साइड फैक्टर्स जिनकी वजह से मेरा प्रोडक्टिव कैपेसिटी ऑफ एग्रीकल्चर जो है वो इंक्रीज होता है। नाउ कमिंग टू माई डिमांड साइड फैक्टर्स। डिमांड साइड फैक्टर्स क्या होते हैं? तो ये ऐसे फैक्टर्स होते हैं दैट शेप व्हाट इज प्रोड्यूस्ड एंड हाउ मच ऑफ इट इज कंज्यूम्ड। डिमांड वर्ड से हमें ये पता चलता है कि किसी भी कमोडिटी की क्या डिमांड है। ठीक है, तो ये ऐसे फैक्टर्स होते हैं जिनकी वजह से हम ये पता कर सकते हैं, या जो ये शेप करते हैं बेसिकली, जो ये इम्पैक्ट करते हैं व्हाट इज प्रोड्यूस्ड, कि क्या प्रोड्यूस होगा और कितना प्रोड्यूस होगा, हाउ मच ऑफ इट इज प्रोड्यूस्ड एंड कंज्यूम। फिर जो कंज्यूम करने वाले जो हमारे पॉपुलेशन है वो कैसे इम्पैक्ट करेगी। ठीक है, तो अगर हम ऐसा सोचें कि किस चीज़ से जो डिमांड है वो क्रिएट होती है, डिमांड किस चीज़ से क्रिएट होती है, किसी भी इकोनॉमी में डिमांड किस चीज़ से क्रिएट होती है, तो हम देखेंगे कि जो पॉपुलेशन ग्रोथ, जिन इकोनॉमीज में पॉपुलेशन ग्रोथ जो होता है वो हाई होता है, वहाँ पे नेचुरली ज़्यादा डिमांड होती है फॉर एवरी आउटपुट। ठीक है, तो पॉपुलेशन ग्रोथ के इंक्रीज होने से डिमांड इंक्रीज होती है। एंड फिर हम ये देख सकते हैं कि अगर किसी इकोनॉमी में इनकम लेवल इंक्रीज होता है, इनकम लेवल इंक्रीज होता है तो भी हम देख सकते हैं कि इनकम लेवल इज ऑल्सो गोइंग टू बी अ डिमांड साइड ड्राइवर, क्योंकि उससे भी डिमांड इंक्रीज होगी। एंड देन वी हैव ऑल अदर फैक्टर्स एज वेल, जो कि हम अभी डिस्कस करेंगे। लाइक फॉर एग्जाम्पल, इफ अ कंट्री कैन एक्सपोर्ट टू अदर कंट्रीज, तो उसके एक्सपोर्ट करने की वजह से भी हमारा जो डिमांड है, क्योंकि एक्सपोर्ट हम तब कर पाएंगे जब मेरे पास फॉरेन डिमांड होगी फॉर माई कमोडिटी, राइट। सो फॉरेन डिमांड होगी, इसका मतलब मेरे पास ये भी एक डिमांड साइड फैक्टर की तरह इम्पैक्ट करता है। अब हम आ जाते हैं कि हमने एग्रीकल्चरल ट्रांसफॉर्मेशन तो ऑलरेडी डिस्कस किया हुआ है। ठीक है, कि एग्रीकल्चरल ट्रांसफॉर्मेशन क्या क्या होता है और इंडिया में एग्रीकल्चरल ट्रांसफॉर्मेशन कैसे हुआ है। बट अगर हम इसकी डेफिनेशन लिखना चाहें तो हम लिख सकते हैं कि दिस इज द प्रोसेस बाय विच, ये एक ऐसा प्रोसेस है कि पहले इंडिया में अगर हम बात करें तो इंडिया में जो एग्रीकल्चर था दैट वाज मोस्टली सब्सिस्टेंस ओरिएंटेड। सब्सिस्टेंस ओरिएंटेड से क्या मतलब होता है कि फार्मर्स ओनली यूज टू प्रोड्यूस अपनी ओन सर्वाइवल के लिए। ठीक है, दैट इज द मीनिंग ऑफ सब्सिस्टेंस ओरिएंटेड, कि फार्मर जो भी प्रोडक्शन करते थे दैट वाज ओनली फॉर देयर सब्सिस्टेंस, ओनली फॉर देयर वेल बींग एंड लाइवलीहुड। दे डिड नॉट प्रोड्यूस टू सेल इट इन द मार्केट। ठीक है, तो प्रोडक्शन, एग्रीकल्चरल प्रोडक्शन जो थी पहले बस सब्सिस्टेंस ओरिएंटेड थी। और क्योंकि सिर्फ अपने लिए प्रोड्यूस कर रहे हैं अपनी कंजम्पशन के लिए, तो ऑफकोर्स नेचुरली यहाँ पे हम लो प्रोडक्टिविटी भी देख सकते हैं, क्योंकि सिर्फ उनके लिए ही प्रोड्यूस कर रहे हैं फार्मर्स। ठीक है, तो यहाँ पे ऑफकोर्स एक लो प्रोडक्टिविटी हम देख सकते हैं। तो हम बोल रहे हैं कि एग्रीकल्चरल ट्रांसफॉर्मेशन एक ऐसा प्रोसेस होता है जिससे हम सब्सिस्टेंस ओरिएंटेड हुआ करते थे पहले, हमारे पास लो प्रोडक्टिविटी हुआ करती थी, बट ट्रांसफॉर्मेशन के बाद हम मूव करेंगे एक कमर्शलाइज्ड एंड मार्केट इंटीग्रेटेड फॉर्म में। कि पहले हम सिर्फ सब्सिस्टेंस, अपने सब्सिस्टेंस के लिए ही प्रोडक्शन करते थे, बट अब हम एक कमर्शलाइज्ड और मार्केट इंटीग्रेटेड और मार्केट ओरिएंटेड एग्रीकल्चर करते हैं, जहाँ पे हम कमर्शलाइजेशन का क्या मतलब होता है, लाइक सेलिंग पर्पस के लिए जब हम एग्रीकल्चर करते हैं उसका मतलब होता है कमर्शलाइजेशन, कि मुझे इसको मार्केट में सेल करना है, दैट इज वाई मैं क्रॉप्स ग्रो कर रही हूँ। ठीक है, टू सेल इट इन द मार्केट। और
इसी की वजह से डाइवर्सिफिकेशन भी आती है, क्योंकि हम जितने डाइवर्स क्रॉप्स ग्रो करेंगे उतना ज़्यादा हमारे पास कैपेसिटी होगा टू सेल इट इन द मार्केट, ठीक है? तो एग्रीकल्चर में फिर हम डाइवर्सिफिकेशन देख पाते हैं, और क्योंकि डाइवर्सिफिकेशन होगा तो फार्मर्स की इनकम इज़ गोइंग टू इंक्रीज़। जब फार्मर्स की इनकम बढ़ती है तो इसके साथ-साथ उनको एक सिक्योरिटी मिलती है। उनकी सिक्योरिटी बढ़ती है, उनको एक सिक्योरिटी मिलती है, और इसकी वजह से इकोनॉमिक डेवलपमेंट होता है ओवरऑल। तो यहाँ हम ये देख पा रहे हैं कि कैसे एग्रीकल्चरल ट्रांसफॉर्मेशन से भी मैं इवेंचुअली इकोनॉमिक डेवलपमेंट अचीव कर पा रही हूँ। अर्लियर हम एक बस सब्सिस्टेंस ओरिएंटेड एग्रीकल्चर करते थे, जहाँ पे मेरे पास लो प्रोडक्टिविटी हुआ करती थी, बट ट्रांसफॉर्मेशन के बाद हम कमर्शलाइज हुए, हमने मार्केट्स के साथ इंटीग्रेशन की, और डाइवर्सिफिकेशन बिकेम अ वेरी इंपॉर्टेंट फैक्टर फॉर अस, जिसकी वजह से इनकम बढ़ा, फार्मर्स की सिक्योरिटी बढ़ी, एंड इवेंचुअली इकोनॉमिक डेवलपमेंट हमें देखने को मिलता है अपनी कंट्री में। तो दिस वाज अबाउट कि एग्रीकल्चरल ट्रांसफॉर्मेशन क्या होता है। अब मैंने यहाँ पे एक लाइन मेंशन की है दैट दिस इज नाइदर लीनियर नॉर यूनिफॉर्म। तो हमारे कंट्री में, इंडिया में, एग्रीकल्चर ना ही लीनियरली ट्रांसफॉर्म हुआ है, ना ही एक यूनिफॉर्म पैटर्न में हुआ है। लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन का मतलब कि एक स्ट्रेट लाइन पाथ फॉलो नहीं की है हमारे यहाँ पे ट्रांसफॉर्मेशन ने, और यूनिफॉर्म का मतलब भी वही हुआ कि हमारे कंट्री में ट्रांसफॉर्मेशन ने कभी ऐसे यूनिफॉर्मिटी भी नहीं दिखाई है कि इक्वल ग्रोथ हो रहा है, ठीक है? क्योंकि हम ऑलरेडी देख चुके हैं कि हर अलग अलग फेज में मेरे पास अलग अलग ड्राइवर्स होते हैं, अलग अलग फैक्टर्स होते हैं जो मेरे लिए इंपॉर्टेंट बन जाते हैं, जिनकी वजह से ग्रोथ आती है या ग्रोथ कम होती है, ठीक है? तो ये एक पूरा रीजन है, ठीक है? अब हम, क्योंकि हम स्टेज वाइज डिस्कस करने वाले थे कि डिमांड साइड और सप्लाई साइड फैक्टर्स क्या होते हैं, तो लेट अस क्विकली स्टार्ट डूइंग दैट, और हम आ जाते हैं स्टेज वन पे, जो हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं अभी, कि ये 1950 से 1965 के पीरियड में था मेरे पास स्टेज वन, ठीक है? तो स्टेज वन को हम बोल सकते हैं द पीरियड ऑफ एक्सटेंसिव ग्रोथ एंड इंस्टीट्यूशनल रीस्ट्रक्चरिंग। नाउ वी हैव ऑलरेडी डिस्कस्ड कि एक्सटेंसिव ग्रोथ का क्या मतलब होता है। एक्सटेंसिव और इंटेंसिव के बीच में हमने ऑलरेडी जो है वो डिफरेंस पहले स्टडी कर लिया है। तो जब हम बात करेंगे ना कि इस फेज के, मतलब इस स्टेज के स्टार्टिंग में क्या सिचुएशन थी, तो हमने ऑलरेडी देखा था कि हम 0.4% पे काइंड ऑफ लाइक पर एनम ग्रो कर रहे थे, ठीक है? 0.4 0.5% पर एनम हमारी ग्रोथ थी, और ये हम बात कर रहे हैं कॉलोनियल पीरियड के टाइम पे। ये हमने पहले स्टडी किया है कि ये कॉलोनियल पीरियड पे मेरी ग्रोथ बहुत ज़्यादा ही कम हुआ करती थी। प्रोडक्शन हमने देखा था कि प्रोडक्शन बहुत ज़्यादा स्टैग्नेंट था। हमने टेक्नोलॉजी के बारे में स्टडी किया था कि टेक्नोलॉजी बहुत ट्रेडिशनल यूज़ होती थी। फिर हमने लैंड रिफॉर्म्स भी डिस्कस किया है कि लैंड रिफॉर्म्स और जो ज़मींदार थे वो कैसे एक्सप्लॉइट करते थे छोटे फार्मर्स को। और हमने लैंड होल्डिंग्स के बारे में बात की थी कि लैंड होल्डिंग्स बहुत डिस्टॉर्टेड थी, जिसकी वजह से फार्मर्स के पास इनफ लैंड नहीं था जहाँ पे वो कर सकते हैं अपना प्रोडक्शन, ठीक है? तो सबसे पहला टास्क जो गवर्नमेंट के पास आता है वो ये नहीं आता कि मेरे को आई हैव टू ग्रो फास्ट, नहीं। गवर्नमेंट के पास पहला टास्क ये आ जाता है कि उनको ये जो पूरा स्ट्रक्चर है ना, पूरा जो एग्रीकल्चर का स्ट्रक्चर है, दे हैव टू रिफॉर्म दैट। अगर वो स्ट्रक्चर को रिफॉर्म नहीं करेंगे तो हाई ग्रोथ के बाद भी वी विल सी अ लॉट ऑफ इश्यूज, राइट? तो अब हम डिस्कस करने वाले हैं सप्लाई साइड ड्राइवर्स के, जो हम स्टेज वन में देखने वाले हैं, और ये हम ऑलरेडी एक बार डिस्कस कर चुके हैं, तो आई विल जस्ट क्विकली स्किम थ्रू जो इंपॉर्टेंट नहीं है और जो हमने पहले किया हुआ है, ठीक है? तो जो सबसे मेरा प्राइमरी सप्लाई साइड ड्राइवर है स्टेज वन में, दैट इज माई एरिया एक्सपेंशन, एंड वी नो वाई। क्योंकि स्टेज वन में हमने देखा था कि एक्सटेंसिव कल्टिवेशन यूज टू डोमिनेट, एक्सटेंसिव कल्टिवेशन डोमिनेट करती है फेज वन में। तो एक्सटेंसिव कल्टिवेशन की वजह से एरिया एक्सपेंशन पे काफी ज्यादा फोकस था, ठीक है? विच मीन्स टू ब्रिंग मोर लैंड अंडर कल्टिवेशन। तो ये हम ऑलरेडी कवर कर चुके हैं, और हमने देखा था इसमें, हम वी ऑल्सो स्टडीड अबाउट नेट सोन एरिया में इंक्रीज, राइट? वी टॉक्ड अबाउट नेट सोन एरिया में भी कैसे इंक्रीज हुआ है, बिकॉज वी बॉट इन मोर लैंड अंडर आर क्रॉपिंग सिस्टम, ठीक है? उसके बाद जो सेकंड मेजर मेरे पास इन सप्लाई साइड ड्राइवर है, दैट इज माई इंस्टीट्यूशनल रिफॉर्म्स। ये भी हम कवर कर चुके हैं ऑलरेडी, क्योंकि इंस्टीट्यूशनल रिफॉर्म्स में हमने बात की थी अबाउट लैंड रिफॉर्म्स, ठीक है? एंड हाउ लैंड रिफॉर्म्स शेप एग्रीकल्चर। तो क्योंकि मेरे पास अगर लैंड ओनरशिप होगी, अगर फार्मर्स के पास लैंड ओनरशिप होगी, एंड इफ दे वुड बी सिक्योर अबाउट देयर लैंड ओनरशिप, अगर उनको कोई भी इनसिक्योरिटी नहीं होगी, इफ दे वुड बी सिक्योर अबाउट देयर लैंड होल्डिंग्स, तो उनके पास एक इंसेंटिव होगा टू इन्वेस्ट। दे विल हैव इंसेंटिव टू इन्वेस्ट। और इन्वेस्टमेंट से हमारा क्या मतलब है कि जब वो फार्म उनकी होगी, जब वो लैंड उनका होगा, तो दे विल थिंक अबाउट इन्वेस्टिंग इन थिंग्स लाइक इरीगेशन, कि मैं इरीगेशन पे मैं इन्वेस्ट कर सकता हूँ एज अ फार्मर, या इंफ्रास्ट्रक्चर में आई कैन इन्वेस्ट। तो दे विल हैव एन इंसेंटिव टू इन्वेस्ट इन देयर ओन लैंड। एंड जस्ट थिंक अबाउट इट, अगर मैं लैंड ओन नहीं करती हूँ, मुझे पता है कि ये तो किसी बिग फार्मर का लैंड है, किसी लैंडलॉर्ड के लिए मैं काम करती हूँ, और ये तो उन लैंडलॉर्ड का है, तो मैं इन्वेस्ट नहीं करूंगी ना। आई वोंट बी इन्वेस्टिंग इन से लेट्स से गुड क्वालिटी सीड्स, आई वोंट बी डूइंग दैट, ठीक है? या इरीगेशन में मैं नहीं करूंगी, बिकॉज आई नो दैट आई विल नॉट गेट एनी रिटर्न आउट ऑफ इट। सारा रिटर्न किसके पास चला जाएगा? सारा रिटर्न तो लैंडलॉर्ड के पास चला जाएगा। तो इसीलिए लैंड ओनरशिप काफी ज्यादा मैटर करती है, क्योंकि लैंड ओनरशिप इंसेंटिव क्रिएट करती है टू इन्वेस्ट, ठीक है? नाउ कमिंग टू द नेक्स्ट थिंग विच इज पब्लिक इन्वेस्टमेंट। पब्लिक इन्वेस्टमेंट इन मेजर इरीगेशन प्रोजेक्ट्स, जैसे कि हमने ऑलरेडी डिस्कस किया था, हमारे पास जो इरीगेशन प्रोजेक्ट्स हमने बात की थी ऑफ भाखरा नांगल, हीराकुड वगैरह, तो इसके बारे में हमने बात किया था कि अगर
ऐसा होता है, तो हम इंटेंसिव कल्टीवेशन में शिफ्ट देख पाएँगे। और इंटेंसिव कल्टीवेशन में इसलिए शिफ्ट देख पाएँगे क्योंकि इंटेंसिव कल्टीवेशन का मतलब क्या होता है कि मैं प्रोडक्टिविटी इंक्रीज़ करूँ, हैं? मैं प्रोडक्टिविटी इंक्रीज़ करूँ। तो जब मेरे इरिगेशन प्रोजेक्ट स्ट्रॉन्ग होंगे और जब इरिगेशन व्हिच इज़ वन ऑफ माय मेजर इनपुट्स, ठीक है? तो जब मेरा इरिगेशन स्ट्रॉन्ग होगा तो मैं ऑटोमैटिकली इंटेंसिव कल्टीवेशन की तरफ स्विच करूँगी, मैं प्रोडक्टिविटी बढ़ाने के बारे में सोचूँगी। तो इसीलिए पब्लिक इन्वेस्टमेंट इज़ ऑल्सो अ मेजर सप्लाई साइड ड्राइवर। फिर हम आ जाते हैं एंड बात करते हैं हम कि अगर स्टेज 1 में सप्लाई साइड ड्राइवर्स ये हैं, तो व्हाट आर द डिमांड साइड ड्राइवर्स इन माय स्टेज 1? तो जब हम इसकी बात करते हैं, नाउ दिस इज डिफरेंट, ओके, दिस इज समथिंग दैट वी हैव टू डिस्कस अभी अलग से। तो जो सबसे इंपॉर्टेंट है मेरे पास डिमांड साइड ड्राइवर, दैट इज माय पॉपुलेशन ग्रोथ, ठीक है। और अगर हम देखें कि 1951 के टाइम पे, क्योंकि हम स्टेज 1 कंसिडर कर रहे हैं, तो अगर हम देखें 1951 के टाइम पे मेरे पास जो पॉपुलेशन थी इंडिया में, दैट वाज 361 मिलियन, ये मेरे पास पॉपुलेशन थी इंडिया में। और अगर हम 1961 में जाएं, ठीक है, 1961 की अगर हम बात करें, तो ये हो गई थी मेरे पास 439 मिलियन। यू जस्ट नोटिस द इंक्रीज, ठीक है। 439 मिलियन मेरे पास हो गई पॉपुलेशन। और फिर अगर हम वहाँ से 1971 में जाएँ, तो 1971 में हम देखेंगे कि मेरे पास पॉपुलेशन हो गई 548 मिलियन। तो कैन वी जस्ट सी द इंक्रीज दैट इज़ हैपनिंग। 1951 में जो मेरे पास पॉपुलेशन थी दैट वाज़ 361 मिलियन, 1961 में मेरे पास जो पॉपुलेशन थी दैट वाज़ 439 मिलियन, और अगर हम उसके 10 साल बाद जाके देखें तो मेरे पास 548 मिलियन पॉपुलेशन है। तो दिस मीन्स कि मेरा जो डेमोग्राफिक एक्सपेंशन है वो काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हुआ है इंडिया में। मेरा डेमोग्राफिक एक्सपेंशन इज़ वेरी स्ट्रॉन्ग। और अगर मेरा डेमोग्राफिक एक्सपेंशन नहीं होगा, तो जो मेरे फार्मर्स जो कल्टीवेट कर रहे हैं फूड ग्रेन्स, उनके लिए डिमांड कहाँ से जनरेट होगी? फूड ग्रेन्स की लिए जो डिमांड जनरेट होगी, डिमांड तो पॉपुलेशन से ही आएगी ना किसी भी कंट्री के। इसीलिए डेमोग्राफिक एक्सपेंशन प्लेज अ ह्यूज रोल इन जनरेटिंग डिमांड फॉर फूड ग्रेन्स, ठीक है। बट एक चीज़ और है कि हमें ये भी ध्यान में रखना है कि ये जो डिमांड है ना एट दिस पॉइंट, दिस डिमांड इज़ ऑल्सो कॉल्ड एज सबसिस्टेंस डिमांड। और हमें पता है कि इसको सबसिस्टेंस डिमांड क्यों कहा जाता है, क्योंकि हमारे पास इस पीरियड में जब हम स्टेज 1 की बात कर रहे होते हैं, तो मेरा प्राइमरी कंसर्न होता है कि मुझे अपनी कैलोरी कंप्लीट करनी है, ठीक है। तो मेरा कंसर्न होता है ऑन माय कैलोरिक सफिशिएंसी। मैं बस ये अचीव करना चाहती हूँ कि जितनी कैलोरी रिक्वायरमेंट है फॉर मी टू सर्वाइव, ठीक है, मुझे बस उतना इनफ फूड मिल जाए, मुझे बस उतना खाना मिल जाए विच इज़ इनफ टू सर्वाइव। बस इस बात पे ध्यान होता है। इसीलिए फार्मर्स जो प्रोडक्शन करते हैं वो खुद के लिए करते हैं, और इसलिए जो डिमांड होती है वो उस सब्सिस्टेंस डिमांड कहलाती है, ठीक है। मेरे पास इनकम बहुत लो है, ये बात समझो कि मेरे पास इनकम बहुत लो है इस फेज में, सबके पास इनकम लो है इंडिया में, ठीक है। तो हम डाइवर्सिटी के बारे में सोच ही नहीं सकते। अगर तुम सोच के देखो तो राइट नाउ हमारा फोकस कितनी सारी चीज़ों पे है। नाउ इन टुडेज टाइम वी टॉक अबाउट कंप्लीटिंग आवर प्रोटीन इनटेक, है ना। बट इफ वी टॉक अबाउट स्टेज 1, क्या लोग अपनी प्रोटीन कंप्लीट करने के बारे में सोचते कि आज मैंने 50 ग्राम प्रोटीन नहीं लिया? नहीं सोचते लोग, क्योंकि उस टाइम लोगों का फोकस बस कैलोरिक सफिशिएंसी पे था कि भाई उतना खाना मिल जाए जितना इनफ होता है जिंदा रहने के लिए। दे वर नॉट कंसर्न्ड अबाउट कि मैं टोफू खाऊं, मैं वीगन बन जाऊं, ये सब उनके नहीं थे, ठीक है। इश्यूज, उनके इश्यूज बहुत अलग हुआ करते थे, इसलिए हम डाइवर्सिटी नहीं देखते। और क्योंकि डिमांड भी नहीं थी इन चीज़ों की, अगर डिमांड ही नहीं होगी इन चीज़ों की तो फार्मर्स वो ग्रो भी नहीं करते थे। सो मोस्ट ऑफ आवर पॉपुलेशन वाज लिविंग अंडर द पॉवर्टी लाइन, ठीक है। हमारी जो पॉपुलेशन थी आधी से ज़्यादा वो पॉवर्टी लाइन के अंडर सर्वाइव करती थी। तो जब लोगों के पास इनकम नहीं है तो वो सिर्फ बेसिक सीरियल्स की डिमांड करते हैं। पीपल देन ओनली डिमांड फॉर बेसिक सीरियल्स। और बेसिक सीरियल्स में हमारे पास क्या आ जाता है? वी हैव राइस, वी हैव व्हीट। और जो हमने कोर्स सीरियल्स की बात की थी, जैसे ज्वार एंड बाजरा, बस उसके लिए डिमांड होती है। और जो हम हाई वैल्यू फूड की बात करते हैं, तो हाई वैल्यू फूड के लिए स्टेज 1 में कोई भी डिमांड हम नहीं देखेंगे, ठीक है। फ्रूट्स के लिए भी एज सच कोई डिमांड नहीं थी। इट्स शॉकिंग टू नो, बट या फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स के लिए भी हम ज़्यादा डिमांड नहीं देखते हैं जब हम बात करते हैं स्टेज 1 की। तो नाउ कमिंग टू द सेकंड डिमांड साइड पॉइंट, ये क्या है हमारे पास? दिस इज अर्बनाइजेशन। नाउ अर्बनाइजेशन स्टेज 1 में काफ़ी ज़्यादा मिनिमल था। अर्बनाइजेशन एज सच हम नहीं देखते हैं स्टेज 1 में, क्योंकि सिर्फ अराउंड 18% जो हमारी पूरी पॉपुलेशन थी, हमारा पूरा पॉपुलेशन का बस 18% पीपल, ये लोग ही सिर्फ अर्बन एरियाज में रह रहे थे। जो एग्रीकल्चर सब्सिस्टेंस फार्मिंग जो हम करते थे, सब्सिस्टेंस एग्रीकल्चर जो करते थे, उसके बाद अगर कुछ सरप्लस बच भी जाता फार्मर्स के पास, तो क्योंकि इतने लोग हैं ही नहीं जो अर्बन एरियाज में एग्जिस्ट करते हैं, तो ये सरप्लस भी फार्मर्स मार्केट में नहीं ट्रेड कर सकते। तो ये भी एक मेजर रीज़न है, क्योंकि अर्बनाइजेशन नहीं है, लोग मोस्टली रूरल एरियाज में रहते हैं, तो वो सिर्फ अपने लिए ही जो है वो प्रोडक्शन करते हैं, ठीक है। उसके बाद थर्ड डिमांड साइड ड्राइवर पे आ जाओ, जो मेरे अकॉर्डिंग बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, वो है फूड इम्पोर्ट्स एंड आई हैव ऑल्सो मैंशन इट एज एक्सटर्नल सप्लाई। अब इसका मतलब समझो, फूड इम्पोर्ट्स का क्या मतलब है? इंडिया की तो डोमेस्टिक प्रोडक्शन हमने अभी देख ली है कि बहुत ज़्यादा इनसफिशिएंट प्रोडक्शन हम कर रहे थे। तो क्योंकि हम इतनी ज़्यादा प्रोडक्शन नहीं कर रहे कि हम अपनी लोगों की भी डिमांड मीट कर पाएँ, तो जैसे मैंने पहले बताया था, हम यूएस के अमेरिका के पीएल 480 स्कीम के ऊपर काफ़ी ज़्यादा डिपेंडेंट थे। क्योंकि हमारे पास जो हम फूड गैप देख पा रहे हैं,
वो फूड गैप जो है वो फुलफिल कैसे होगा जब हम इंपोर्ट करेंगे फूड ग्रेन्स, तो हमें इंपोर्ट करना पड़ता था फूड ग्रेन्स, ठीक है। नाउ ये एक एक्सटर्नल सप्लाई है, क्योंकि ये हम सप्लाई नहीं कर रहे, इंडिया से सप्लाई नहीं आ रही, ये किसी और कंट्री से सप्लाई आ रही है फॉर अस इंडियंस, राइट। तो ये भी एक काफ़ी ज़्यादा बड़ा हम इनएबिलिटी समझ सकते हैं कि ये रिवील करता है कि हाउ अनेबल वी वर टू प्रोड्यूस फॉर इवन आवरसेल्व्स, राइट। तो और अगर हम इसके बारे में कंक्लूड करना चाहें तो हम क्या कंक्लूड कर सकते हैं, लेट अस डिस्कस दैट। तो कंक्लूजन में हम कह सकते हैं कि अगर हम स्टेज वन की बात करें तो हमें क्या पता चलता है कि हमारा बस एक ऑब्जेक्टिव था, दैट वी वांटेड टू प्रिवेंट एनी कैटास्ट्रॉफी दैट इज गोइंग टू हैपन, और कोई सूखा ना पड़े, कोई ड्राउट ना आए। हम बस इतना ही प्रिवेंट करना चाहते थे कि इतना प्रिवेंट हो जाए तो हम अपने लिए, अपने सब्सिस्टेंस के लिए प्रोडक्शन कर पाएंगे। देन हमने ये भी देखा कि स्टार्ट हो गया था मेरे पास इंस्टीट्यूशनल रीऑर्गेनाइजेशन, ऑल्दो इतने अच्छे लेवल पे नहीं हो रहा था, बट स्टिल कुछ पार्ट्स में इंस्टीट्यूशनल रीऑर्गेनाइजेशन स्टार्ट हो गया था, लैंड रिफॉर्म्स आना स्टार्ट हो गए थे, ठीक है। ग्रोथ के बारे में अगर हम बात करें तो ग्रोथ तो बिल्कुल ही अच्छी नहीं थी, ग्रोथ काफ़ी ज़्यादा वीक थी इन टर्म्स ऑफ आर प्रोडक्शन एंड ऑल। और हम काफ़ी ज़्यादा डिपेंडेंट थे रेनफॉल पे, कि ऑफ कोर्स वही बात है, हमारे पास और कोई सोर्स ऑफ वाटर नहीं है अदर देन अ गुड मानसून और रेनफॉल, ठीक है। और जैसा मैंने पहले भी बताया था कि इस स्टेज वन वाले पीरियड में वी हैड टू ड्राउट्स, हमारे पास इसकी वजह से भी एक बहुत ज़्यादा सिवियर फूड क्राइसिस सिचुएशन ऑब्टेन हो जाती है। तो इसी के साथ अब हम स्टेज टू में एंटर करते हैं और देखते हैं कि स्टेज टू में व्हाट चेंज्ड फॉर अस, ठीक है। तो स्टेज टू वाज द पीरियड ऑफ 1965 से 1995 व्हिच इज आल्सो नोन एज द पीरियड ऑफ ग्रीन रेवोल्यूशन। जो मेरा स्टेज टू है दैट इज द पीरियड ऑफ इंटेंसिव ग्रोथ एंड टेक्नोलॉजी लेड ट्रांसफॉर्मेशन, क्योंकि यहाँ पे टेक्नोलॉजी आ गई थी, ठीक है। तो जो मेरा स्टेज टू है ये ऑलमोस्ट 3 डेकेड्स तक चलता है मेरा स्टेज टू। तो इसको मैंने डिवाइड किया है 2 सब फेजेस में, और जब आप आंसर राइटिंग करेंगे तो आप भी ऐसे ही करेंगे। जो पहला सब फेज है ऑफ स्टेज वन दैट इज द पीरियड ऑफ 1965 से 1980। और ये इंपॉर्टेंट है इसको डिवाइड करना, क्योंकि इन दो पीरियड में ग्रीन रेवोल्यूशन का भी जो इम्पैक्ट है वो अलग तरीके से दिखता है। और सेकंड सब फेज जो है मेरे पास बी, वो हम डिस्क्राइब करेंगे 1980 से लेकर 1995 के पीरियड को। तो जो मेरा पहला सब स्टेज है, जो मेरा पहला सब फेज है, वो उसमें सिर्फ इनिशियल ग्रीन रेवोल्यूशन ही हुआ था इंडिया में। और जो मेरा सेकंड सब फेज है उसमें मेजरली हम देखेंगे कि ग्रीन रेवोल्यूशन कैसे स्प्रेड हुआ है और कैसे मेच्योर हुआ है, ठीक है। तो अब आ जाओ कि स्टेज टू के सप्लाई साइड ड्राइवर्स डिस्कस कर लेते हैं। तो फर्स्ट वाज माय HYV टेक्नोलॉजी और HYV सीड्स, क्योंकि ग्रीन रेवोल्यूशन वी हैव ऑलरेडी टॉक्ड अबाउट। तो ग्रीन रेवोल्यूशन आने के बाद दिस वाज वन ऑफ माय मोस्ट इंपॉर्टेंट टेक्नोलॉजी, जो कि HYV सीड्स हम इंट्रोड्यूस करते हैं, ठीक है। तो दिस आई वोंट रिपीट अगेन। और एक चीज़, क्योंकि ये इंटेंसिव कल्टीवेशन का पीरियड था, तो हमने अब फोकस पहले किया था कि हम मोर लैंड ऐड करेंगे अपने अंदर। रियलाइज कि लैंड इज अ फाइनाइट रिसोर्स, है ना। लैंड बहुत फाइनाइट रिसोर्स है, एंड हम लैंड पे डिपेंडेंट नहीं हो सकते कि लैंड इंक्रीज करेंगे। तो इसीलिए हम स्टेज टू पे वी फोकस्ड ऑन इंटेंसिव कल्टीवेशन विच टेल्स अबाउट कि हमें कैसे प्रोडक्टिविटी पर हेक्टेयर इंक्रीज करनी है, राइट। तो हम फोकस कर रहे थे ऑन इम्प्रूविंग इम्प्रूविंग ईल्ड पर यूनिट। हमें पर यूनिट जो ईल्ड है ना वो इंक्रीज करनी थी, पर यूनिट ऑफ लैंड हमें अपनी ईल्ड इंप्रूव करनी थी, ये हमारा फोकस था, ठीक है। उसके बाद एक जो इसका डीमेरिट हम ऑलरेडी स्टडी कर चुके हैं कि ये जो टेक्नोलॉजी HYV की थी ये काफ़ी ज़्यादा लोकेशन स्पेसिफिक थी, इसीलिए ग्रीन रेवोल्यूशन फर्स्ट सब फेज में उतना सक्सेसफुल नहीं हुआ था। आई मैंशन द टर्म अर्लियर ऑल्सो ऑफ समथिंग कॉल्ड एज प्री एग्जिस्टिंग कैपेबिलिटी। तो ये प्री एग्जिस्टिंग कैपेबिलिटी बहुत मैटर करती है। इस प्री एग्जिस्टिंग कैपेबिलिटी की वजह से ही ये स्टेट्स ग्रो कर पाए थे और बाकी स्टेट्स नहीं कर पाए थे फर्स्ट फेज ऑफ ग्रीन रेवोल्यूशन के टाइम, ठीक है। देन वी हैव सेकंड थिंग एज सेकंड सप्लाई साइड ड्राइवर एज फर्टिलाइजर एक्सपेंशन, जिसके बारे में हम ऑलरेडी बात कर चुके हैं कि ये एक तरह से इशू भी था। फर्टिलाइजर एक्सपेंशन वाज गुड अंडर ग्रीन रेवोल्यूशन, बट इसका अपना एक डीमेरिट ये था कि पंजाब एंड हरियाणा की अगर हम बात करें तो हम ये नोटिस करेंगे कि ऑलमोस्ट जो मैंने बताया था कि रेशियो क्या होना चाहिए मेरे पास, पंजाब एंड हरियाणा में दे वर यूजिंग 1300% मोर यूरिया देन पोटैश। मतलब वो इतना ज़्यादा नाइट्रोजन यूज़ कर रहे थे कि अगर हम उसको पोटैश से कंपेयर करें तो दैट वाज लाइक 1300% मोर देन पोटैश, विच इज़ लाइक वेरी सैड सिचुएशन। और इसकी वजह से ही हम नोटिस करेंगे कि सॉयल हेल्थ पे काफ़ी ज़्यादा इम्पैक्ट होता है, क्योंकि सॉयल हेल्थ बहुत ज़्यादा डिटोरिएट हो जाती है इस पॉइंट से, ठीक है। तो दिस वाज अबाउट योर फर्टिलाइजर एक्सपेंशन। फिर आ जाओ उसके बाद की थर्ड कंपोनेंट क्या है, तो वो है मेरे पास इरीगेशन एक्सपेंशन। और हम ऑलरेडी एक चीज़ डिस्कस कर चुके थे अबाउट नेट इरीगेटेड एरिया, क्योंकि हमारा इन्वेस्टमेंट भी काफ़ी हुआ है इरिगेशन में, तो मेरा नेट इरिगेटेड एरिया भी इंक्रीज हुआ था, मतलब ज़्यादा एरिया इरिगेशन के अंडर आता है, ठीक है। फर्स्ट इज योर ग्राउंड वाटर इरिगेशन, ठीक है। ये एक बहुत इंपॉर्टेंट काइंड ऑफ इरिगेशन है, और ग्राउंड वाटर इरिगेशन हम मोस्टली करते
करते हैं ट्यूबवेल्स के थ्रू। हम ये करते हैं ट्यूबवेल्स के थ्रू। तो अगर फार्मर्स खुद भी इस टाइप का इरिगेशन करना चाहें तो वो कर सकते हैं, क्योंकि ग्राउंड वाटर इरिगेशन में उनको सब्सिडी भी गवर्नमेंट प्रोवाइड कर देती थी, सब्सिडी ऑन इलेक्ट्रिसिटी। तो दे वर इजीली एबल टू यूज ट्यूबवेल्स एंड देन कंटिन्यू विद देयर प्रोसेस ऑफ इरिगेशन, ठीक है। तो दिस वाज ग्राउंड वाटर इरिगेशन, जो कि एक बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ इरिगेशन मेरे पास है। और एक तरह से सब्सिडी प्रोवाइड करने की वजह से गवर्नमेंट ऑल्सो काइंड ऑफ डेमोक्रेटाइज्ड हाउ इरिगेशन लुक्ड इन इंडिया, ठीक है। क्योंकि अगर गवर्नमेंट सब्सिडी नहीं प्रोवाइड करती तो फार्मर्स अपने लेवल पे इरिगेशन इन्वेस्टमेंट खुद नहीं करते, बट दे चोज टू डू इट, राइट। सो उसके बाद हम देखेंगे पब्लिक इन्वेस्टमेंट इन इंस्टीट्यूशन इज माई फोर्थ कॉम्पोनेंट। इसमें हम क्या देख सकते हैं, हमने ऑलरेडी देखा है कि की इंस्टीट्यूशन हमारे पास क्या थे। FCI विच वॉज एस्टैब्लिश्ड इन 1965 एंड एग्रीकल्चरल प्राइस कमीशन, जो कि आप बताओगे कि इसका डेट क्या है ऑफ एस्टैब्लिशमेंट, बट दीज वर माई की इंस्टीट्यूशंस दैट वर इस्टेब्लिश्ड। और इसकी वजह से काफ़ी ज़्यादा इंफ्रास्ट्रक्चर को बूस्ट मिला है, तो इसकी वजह से हमारा एग्रीकल्चरल GDP भी इम्पैक्ट होता है। एंड लास्टली इफ वी टॉक अबाउट द लास्ट डिटर्मिनेंट, दैट इज योर क्रॉप डाइवर्सिफिकेशन। और मैंने मेंशन किया है कि ये सब फेज बी का पार्ट है, क्योंकि जो फर्स्ट फेज ऑफ ग्रीन रेवोल्यूशन था वहाँ पे एज सच हम क्रॉप डाइवर्सिफिकेशन नहीं देखते हैं, ठीक है। तो हम ये नोटिस करते हैं कि 1980s के पीरियड में जो सप्लाई साइड डेवलपमेंट हुआ है वो हम देखेंगे कि क्रॉप्स का जो डाइवर्सिफिकेशन हुआ है, लाइक ऑलरेडी मेंशन, ये ऑयल सीड्स के टूवर्ड्स हमने डाइवर्सिफाई किया है। और इसको हम येलो रेवोल्यूशन बोलते थे, एज वी ऑल नो ये येलो रेवोल्यूशन था। और ये हमने इसकी सप्लाई, ऑयल सीड्स की प्रोडक्शन और सप्लाई इसीलिए इंक्रीज की क्योंकि वर्ल्ड में देर वॉज एन इमर्जिंग डिमांड फॉर एडिबल ऑयल, की एडिबल ऑयल्स की डिमांड काफ़ी ज़्यादा इंक्रीज हो रही थी। दैट इज़ वाई वी डाइवर्सिफाइड टू द प्रोडक्शन ऑफ ऑयल सीड्स विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर अस, ठीक है। तो ये हम सप्लाई साइड ड्राइवर्स डिस्कस कर चुके हैं स्टेज 2 के लिए, और अब हम देखेंगे कि डिमांड साइड ड्राइवर्स क्या थे स्टेज 2 के लिए। तो अब ये देखो, मैंने इसमें फर्स्ट डिमांड साइड ड्राइवर मेंशन किया है कंटिन्यूड पॉपुलेशन ग्रोथ। पहले हमने देखा था पॉपुलेशन ग्रोथ। नाउ व्हाट इज द मीनिंग ऑफ कंटिन्यूड पॉपुलेशन ग्रोथ, मतलब पॉपुलेशन कंटिन्यूड ग्रोइंग, ठीक है। हमने जो लास्ट देखा था, हमने देखा था कि 1971 के पीरियड में मैंने कितना बताया था, 548 मिलियन मेरा पॉपुलेशन था, ठीक है। तो ये तो स्टेज 1 की बात हो गई। तो बट अगर हम देखें स्टेज 2 में और हम आ जाएं 20 साल बाद 1991 में, तो मेरा पॉपुलेशन काफ़ी ज़्यादा इंक्रीज हुआ है, दैट बिकेम 846 मिलियन। तो हम देख सकते हैं दैट दिस इज कंटिन्यूड पॉपुलेशन ग्रोथ, कि हमारी पॉपुलेशन ग्रो ही हुई है। और क्योंकि अब हमारी पॉपुलेशन ग्रो हुई है तो देर इज अ मोर प्रेशर ऑफ डिमांड ऑन फूड ग्रेन्स, ठीक है। तो फूड ग्रेन्स के लिए अब ज़्यादा डिमांड हम देख सकते हैं क्योंकि वी हैव सस्टेन्ड पॉपुलेशन ग्रोथ हैपनिंग, ठीक है। फिर आ जाओ नेक्स्ट पे, विच इज़ योर गवर्नमेंट प्रोक्योरमेंट एज डिमांड, ठीक है। तो इनिशियली गवर्नमेंट प्रोक्योर नहीं करती थी, बट दिस इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट डिमांड साइड ड्राइवर, जिसमें वी नो दैट FCI जो मेरा फूड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया है, ये प्रोक्योर करता है फ्रॉम फार्मर्स एट MSP, मिनिमम सपोर्ट प्राइसेस, राइट। तो ये भी डिमांड का एक पार्ट है, क्योंकि अगर FCI विच इज़ द गवर्नमेंट्स बॉडी, अगर वो MSP पे नहीं प्रोक्योर करेगा तो वो डिमांड के फैक्टर में नहीं कंटिन्यू होगा। लेट्स से कि मार्केट में उतनी डिमांड नहीं है, तो दिस यूजुअली इज अ डिमोटिवेशन फॉर फार्मर्स टू इन्वेस्ट, कि वो उतना प्रोडक्शन भी नहीं करेंगे, वो इन्वेस्ट भी नहीं करेंगे। बट अगर गवर्नमेंट प्रॉमिस करती है कि नो मैटर हाउ द मार्केट सिचुएशन लुक्स लाइक, वी विल प्रोक्योर फ्रॉम you at MSP, तो this guaranteed government demand is very important, this gives farmers some boost। और पहले प्रोक्योरमेंट सिर्फ वीट और राइस के लिए ही होती थी, फार्मर्स से हम सिर्फ वीट और राइस ही प्रोक्योर करते थे। अब इसको हम नॉन मार्केट डिमांड बोलेंगे, क्योंकि ये मार्केट से नहीं आ रही है, दिस इज अ नॉन मार्केट डिमांड, ठीक है। और इसको इंस्टेड हम क्या बोल सकते हैं, इसको हम बोल सकते हैं पॉलिसी क्रिएटेड डिमांड, क्योंकि ये एक पॉलिसी क्रिएट करने की वजह से डिमांड है। तो ये एक बहुत इंपॉर्टेंट मेरे पास फैक्टर आ जाता है डिमांड के लिए, ठीक है, कि गवर्नमेंट स्टार्टेड प्रोक्योरिंग फ्रॉम फार्मर्स एट MSP। देन द थर्ड फैक्टर इज राइजिंग इनकम्स। राइजिंग इनकम्स का मतलब ये है कि जैसे ग्रीन रेवोल्यूशन आया, मेरे पास ग्रीन रेवोल्यूशन आया एंड फार्म इनकम्स, जो बेनिफिशियरी रीजन्स हैं उनमें फार्म इनकम्स जो है वो इंक्रीज होने लगी। तो क्योंकि फार्म इनकम्स इंक्रीज हो रही थी और दिस वाज आल्सो सम पीरियड फॉर इंडस्ट्रियलाइजेशन, आर इंडस्ट्रीज वर डेवलपिंग, तो इससे ये हुआ कि पहले हम सिर्फ अब मैंने जैसे बताया सिर्फ वीट राइस और कोर्स मील पे डिपेंडेंट थे, बट अब हम हाई वैल्यू फूड पे शिफ्ट हो गए। और हम ये भी देखेंगे कि डेयरी की भी डिमांड इंक्रीज हुई है, इंडिया में डेयरी की डिमांड इंक्रीज हुई है, एडिबल ऑयल्स की डिमांड भी इंक्रीज हुई है जैसा हमने डिस्कस किया। देन फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स की डिमांड भी इस पॉइंट के ऑनवर्ड्स इंक्रीज होना स्टार्ट हुई है, क्योंकि फार्मर्स की इनकम एंड इन जनरल पीपल्स इनकम स्टार्टेड टू ग्रो, ठीक है। तो ये क्योंकि अब डिमांड है फॉर दीज आइटम्स, तो दिस विल ऑल्सो ट्रिगर सम सप्लाई साइड रिस्पॉन्सेज, राइट। क्योंकि डिमांड है तो सप्लाई भी होगी, प्रोडक्शन कोई तो करेगा ही। तो हम कुछ इंपॉर्टेंट ऑपरेशन, जैसे कि मैं यहाँ लिखती हूँ ऑपरेशन फ्लड। ऑपरेशन फ्लड इंडिया में हुआ था फॉर डेयरी, ठीक है। नाउ दिस इज ऑल
सप्लाई साइड रिस्पॉन्सेज, ठीक है। ऑपरेशन फ्लड हमने किया था फॉर डेयरी प्रोडक्ट्स। देन येलो रेवोल्यूशन हम ऑलरेडी देख चुके हैं ऑयल सीड्स के लिए। देयर वाज समथिंग कॉल्ड एज ब्लू रेवोल्यूशन, एंड ब्लू रेवोल्यूशन हैपेंड फॉर फिशरीज। तो ऐसे ही हमारे पास ये जो आ जाता है, दीज आर माई सप्लाई साइड रिस्पॉन्सेज, कि इनकी प्रोडक्शन भी हम इंक्रीज होते हुए देखते हैं, इनकी सप्लाई हम इंक्रीज होते हुए देखते हैं। देन माई फोर्थ कॉम्पोनेंट इज टर्म्स ऑफ ट्रेड एज डिमांड सप्लाई लिंक। तो टर्म्स ऑफ ट्रेड क्या होता है, हमने ऑलरेडी डिस्कस किया है कि टर्म्स ऑफ ट्रेड अगर मेरे फेवर में होता है देन डिमांड इंक्रीजेज, राइट। इफ टर्म्स ऑफ ट्रेड सप्लाई इंक्रीजेज, एंड इफ टर्म्स ऑफ ट्रेड इज नॉट इन माई फेवर देन सप्लाई वुड डिक्रीज, राइट। ये हमने ऑलरेडी देखा है। तो फेवरेबल टर्म्स ऑफ ट्रेड होना बहुत इंपॉर्टेंट है। देन वी हैव लास्टली एक्सपोर्ट डिमांड। नाउ पहले हम इंपोर्ट करते थे फॉर आर सेल्स, बट जैसे जैसे हमारी प्रोडक्शन इंक्रीज होती है, अभी उतना तो इस स्टेज में हम एक्सपोर्ट नहीं करते, बट स्टिल देर इज सम स्लाइट एक्सपोर्ट डिमांड। और अब हमारा फोकस कैश क्रॉप्स पे मूव हो रहा है। कैश क्रॉप्स क्या होते हैं? कैश क्रॉप्स आर माई जूट, टोबैको, एंड व्हाट एल्स, आई कैन हैव शुगर केन, आई कैन हैव रबर। तो ये मेरे कैश क्रॉप्स होते हैं जिन पे मेरा, क्योंकि इनका एक्सपोर्ट ईजी है, सो दीज आर एक्सपोर्ट ओरिएंटेड क्रॉप्स, राइट। तो इसीलिए अब हमारा फोकस कैश क्रॉप्स की तरफ मूव होना स्टार्ट हो जाता है इन दिस पर्टिकुलर पीरियड, विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड। तो विद दिस वी एंड आर स्टेज टू। और स्टेज टू का भी हम यहाँ पे एनालिसिस अगर कर लें, तो लेट्स स्टार्ट। देखो, सक्सेस तो हमें स्टेज टू में बिल्कुल मिलती है, ठीक है। फूड ग्रेन में हमने सेल्फ सफिशिएंसी भी अचीव की है इन स्टेज टू। सेल्फ सफिशिएंसी हमने अचीव की है। आउटपुट मेरा, जैसे हमने 1980s का पीरियड अब बहुत बार डिस्कस कर लिया है, 1980s के पीरियड में माई आउटपुट ग्रोथ वॉज वेरी नाइस। आउटपुट ग्रोथ भी हम इस पीरियड में, स्टेज टू के पीरियड में देखते हैं। हम प्राइस सपोर्ट देखते हैं फॉर फार्मर्स, क्योंकि यहाँ पे हमने देखा कि प्रोक्योरमेंट स्टार्टेड एट एमएसपी, तो प्राइस सपोर्ट भी देखते हैं हम इस पॉइंट पे। और लिमिटेशंस भी हैं इसकी, क्योंकि जैसे ग्रीन रेवोल्यूशन के लिमिटेशंस हमने ऑलरेडी डिस्कस किए हैं, और वो स्टेज टू में ही हुआ था। देन टेक्नोलॉजिकल मॉडल जो हम फॉलो कर रहे थे, दैट वाज नॉट सस्टेनेबल। वो सस्टेनेबल नहीं था, क्योंकि दैट लीड टू अ लॉट ऑफ नेगेटिव थिंग्स फॉर अस एज वेल, राइट। हम ओवर एक्सेसिव ग्राउंड वाटर का एक्सट्रैक्शन करने लगे, ग्राउंड वाटर फॉर मेंटेनिंग आर एच आई वी सीड्स। तो हम ग्राउंड वाटर का काफ़ी ज़्यादा ओवर एक्सट्रैक्शन करने लग गए। तो ये एक बहुत अनसस्टेनेबल चीज़ थी जो ग्रीन रेवोल्यूशन के पीरियड में हुई थी। सॉइल डिग्रेडेशन हमने ऑलरेडी देखा है। देन फर्टिलाइजर इम्बैलेंस हमने ऑलरेडी देखा कि फर्टिलाइजर इम्बैलेंस फार्मर्स करने लग गए थे। तो ये कुछ इश्यूज थे स्टेज टू में, विद along with its own benefits, right? स्टेज थ्री का पीरियड स्टार्ट होता है 1995 से, एंड अप टिल नाउ हम स्टेज थ्री ही कंसिडर करते हैं, इसलिए आई रिटन टिल प्रेजेंट, ठीक है। सो दिस इज अ सर्च फॉर अ न्यू मॉडल, एंड वी विल सून रियलाइज कि क्यों हमें अब एक न्यू मॉडल की जरूरत पड़ने लगी फ्रॉम दिस स्टेज, ठीक है। तो ये एक बहुत ज्यादा ट्रबल्ड स्टेज है फॉर इंडियन एग्रीकल्चर। एंड वाई डू वी से सो? क्योंकि देखो, जीडीपी जो ग्रो हो रहा था इस स्टेज में, जो मेरा जीडीपी ग्रोथ था, दैट वाज लाइक 8%, ठीक है। जीडीपी ग्रोथ वाज 8% ओवरऑल। लेकिन अगर हम बात करें कि एग्रीकल्चर की क्या ग्रोथ थी, तो एग्रीकल्चर ग्रोथ सिर्फ 2% था। तो एग्रीकल्चरल ग्रोथ हम देख सकते हैं यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा सफ़र कर रहा है, अपना ही स्ट्रगल कर रहा है। एग्रीकल्चरल ग्रोथ उतनी नहीं है जितनी मेरी जीडीपी ग्रोथ है, विच इज़ 8%, ठीक है। नाउ लेट अस अंडरस्टैंड दिस थ्रू माई सप्लाई साइड एंड डिमांड साइड फैक्टर्स। तो अब सप्लाई साइड में व्हाट स्टार्टेड टू फेल, जिसकी वजह से मेरा एग्रीकल्चर स्टार्टेड टू स्ट्रगल, वो हम समझेंगे। तो पहला मेरे पास है कि द डिक्लाइन इन पब्लिक इन्वेस्टमेंट, मतलब पब्लिक इन्वेस्टमेंट कम हो गया। डिक्लाइन इन पब्लिक इन्वेस्टमेंट मतलब जो पब्लिक सेक्टर में ग्रोथ भी है ना, पब्लिक सेक्टर ग्रोथ भी कम हुई। तो पब्लिक सेक्टर ग्रोथ कम होने की वजह से ही हमारा पब्लिक सेक्टर की वजह से इन्वेस्टमेंट नहीं है। और इसका रीजन मैं अगर एक्सप्लेन करूँ सिंपल टर्म्स में, तो क्योंकि हमने पहले फेज में इतनी ज़्यादा सब्सिडी दी थी, दैट वी सफर्ड फ्रॉम समथिंग विच इज कॉल्ड एज क्राउडिंग आउट, राइट। तो उसकी वजह से मेरा फिजिकल इम्बैलेंस क्रिएट हुआ, और जब मेरा फिजिकल इम्बैलेंस क्रिएट होता है, तो शॉर्ट टर्म में आप जितनी भी सब्सिडीज प्रोवाइड कर दो और फिजिकल इम्बैलेंस क्रिएट हो गया, बट देन दैट लीव्स यू विथ नथिंग टू इन्वेस्ट इन योर लॉन्ग रन। आप फिर लॉन्ग रन में इन्वेस्ट करने लायक नहीं हो, क्योंकि फिजिकल इम्बैलेंस इतने लंबे टाइम तक चलता है, डेफिसिट में गवर्नमेंट इतने लंबे टाइम तक रहती है कि लॉन्ग रन में आके इट कांट इन्वेस्ट, ठीक है। उसके पास इन्वेस्ट करने के लिए और प्रोडक्टिविटी इंक्रीज करने के लिए एग्रीकल्चर में पैसे बचे नहीं। देन वी हैव समथिंग कॉल्ड एज इरीगेशन स्लो डाउन। मतलब इरीगेशन में पहले जितना हम देख रहे थे कि इरीगेशन ग्रोथ है, अब ये डिक्लाइन होता है। इसके रीजंस देख लेते हैं। पहला हमने देखा था ग्राउंड वाटर इरीगेशन हमारे पास था, ठीक है। तो उसकी वजह से क्या हुआ ना, ग्राउंड वाटर इरीगेशन वाज गोइंग गुड, ठीक है। बट इस ग्राउंड वाटर इरीगेशन की वजह से ही ग्रीन रेवोल्यूशन में बहुत ज़्यादा हेल्प भी मिली थी। बट इशू क्या हुआ कि क्योंकि हम ग्राउंड वाटर इरीगेशन कर रहे थे, तो जो वाटर टेबल्स होते हैं, वाटर टेबल्स होते हैं, दिस स्टार्टेड टू फॉल, ठीक है। ये काफ़ी ज़्यादा कम हो गया इन स्टेट्स जहाँ पे ग्रीन रेवोल्यूशन सबसे ज़्यादा चला भी है, विच इज़ पंजाब एंड हरियाणा मोस्टली। यहाँ पे मेरे वाटर लेवल्स भी बहुत कम हो जाते हैं, ठीक। तो इसीलिए क्योंकि मेरा वाटर लेवल इतना कम हो जाता है, तो धीरे धीरे इन्वेस्टमेंट भी इरीगेशन में कम होने लगती है, क्योंकि
उतना इम्पैक्ट क्रिएट नहीं कर पा रही है इरिगेशन, ठीक है? तो ये एक बहुत इंपॉर्टेंट मेरे पास फैक्टर है जो कि हम स्टेज 3 में जाके देखते हैं, ठीक है? फिर आ जाओ थर्ड पॉइंट पे, व्हिच इज़ माय टेक्नोलॉजी फटीग। टेक्नोलॉजी फटीग से हमारा क्या मतलब है? क्योंकि एचवाईवी सीड्स की जो मेरी न्यू वैरायटी आई थी, वो उसी एरिया को सूट करती थी जो रेन फेड एरियाज़ होते हैं, रेन फेड एरियाज़, ठीक है? जहाँ पे अच्छा मॉनसून होता है, जहाँ पे बहुत ज़्यादा एक्सेस ऑफ वाटर सप्लाई होता है। लेकिन एक इश्यू यहाँ पे ये आ जाता है कि इंडिया में अगर हम देखें तो जो मेरे क्रॉप्स ग्रो होते हैं, जैसे आई हैव व्हीट, आई हैव पैडी, ठीक है? तो यहाँ पे बहुत ज़्यादा वाटर यूसेज होता है। तो और फिर हम आ जाते हैं फोर्थ पॉइंट पे, व्हिच इज़ माय फर्टिलाइज़र डिस्टॉर्शन, जो हमने ऑलरेडी देखा है, एंड सॉइल डिग्रेडेशन। इस ये तो इसका इम्पैक्ट ही है सॉइल डिग्रेडेशन, ठीक है? तो दिस वी आर वेरी क्लियर विथ। फिफ्थ पॉइंट है मेरे पास, रिवर्सल ऑफ डाइवर्सिफिकेशन। अब इसका क्या मतलब है कि अगर हम बात करें 1995-96 के टाइम पीरियड की, तो जो मेरा डाइवर्सिफिकेशन था टुवर्ड्स हाई वैल्यू क्रॉप्स, राइट? वी हैव ऑलरेडी डिस्कस्ड कि हाई वैल्यू क्रॉप्स पे हमारा फोकस काफ़ी शिफ्ट हो जाता है। लेकिन कुछ एरियाज़ में क्या देखा गया कि फार्मर्स शिफ्टेड बैक टू वैल्यू एंड लो इनपुट क्रॉप्स, लो वैल्यू एंड लो इनपुट क्रॉप्स पे फार्मर शिफ्ट हो गए काफ़ी सारे रीजन्स में। और इसका रीज़न ये है कि प्राइस इंस्टेबिलिटी काफ़ी बढ़ गई थी उन रीजन्स में, प्राइस इंस्टेबिलिटी काफ़ी बढ़ गई थी, ठीक है? इसकी वजह से फार्मर्स हाई वैल्यू क्रॉप्स की प्रोडक्शन छोड़ के दे शिफ्टेड बैक टू लो वैल्यू एंड लो इनपुट, जहाँ पे इतना इन्वेस्टमेंट नहीं करना पड़ता जिन क्रॉप्स में, वहाँ पे फार्मर्स वापस शिफ्ट हो जाते हैं। तो ये मेरे पास सप्लाई साइड फेलियर्स थे एक तरह से। अब हम बात करते हैं डिमांड साइड ड्राइवर्स की, जो मेरे पास स्टेज 3 में एग्जिस्ट करते हैं। तो देखो, सबसे पहले मेरे पास आ जाता है डाइटरी ट्रांजिशन। नाउ व्हाट डू वी मीन बाय डाइटरी ट्रांजिशन? ये एक सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट डिमांड साइड डेवलपमेंट हुआ है, क्योंकि इंडिया की जो पर कैपिटा इनकम है, ये काफ़ी ग्रो हुई थी स्टेज 3 के टाइम पे। पर कैपिटा इनकम इंडिया में काफ़ी ग्रो हुई थी। तो इसकी वजह से ये हुआ कि हम डेयरी एंड जैसे एग्स, डेयरी, पोल्ट्री, इनका काफ़ी डिमांड करने लग गए, है ना? तो ये डाइटरी ट्रांजिशन का मतलब यही होता है कि जब इसकी वजह से फिर इकोनॉमिक डेवलपमेंट भी आता है कंट्री में, क्योंकि लोगों की जो पर कैपिटा इनकम बढ़ती है, वो एक सर्टेन काइंड ऑफ फूड का डिमांड इंक्रीज़ करते हैं, फिर उसकी प्रोडक्शन होती है, तो इट इन टर्न लीड्स टू इकोनॉमिक डेवलपमेंट इन द कंट्री। सो डाइटरी ट्रांजिशन इज़ वन ऑफ द मेन डिमांड साइड ड्राइवर्स, क्योंकि काफ़ी ज़्यादा डिमांड होने लगी एग्स की, डेयरी की एंड पोल्ट्री की, ठीक है? तो ये एक बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर यहाँ पे है। अगर अब हम आगे देखें, तो जो मेरे पल्सेस का प्रोडक्शन है, देखेंगे, पहले पल्सेस यूज्ड टू बी द प्राइमरी प्रोटीन सोर्स फॉर इंडिया, ठीक है? ये हमारे लिए सबसे प्राइमरी प्रोटीन सोर्स पल्सेस हुआ करते थे। नाउ क्योंकि इंडिया में ज़्यादा वेजिटेरियन पॉपुलेशन एग्जिस्ट करती है, इसकी वजह से हमारा पल्सेस वाज द प्राइमरी प्रोटीन सोर्स फॉर ऑल ऑफ अस, ठीक है? तो पल्सेस की लेकिन प्रोडक्शन ना काफ़ी ज़्यादा डिक्रीज़ हो गई, क्योंकि सारा फोकस शिफ्ट हो गया था टुवर्ड्स डाइटरी, जैसे मैंने बताया, एग्स एंड पल्सेस एंड ऑल। तो इसकी वजह से पल्सेस की जैसे प्रोडक्शन जो है वो काफ़ी ज़्यादा डिक्रीज़ हो गई थी, ठीक है? तो ये एक इम्पॉर्टेंट फैक्टर यहाँ पे था। और उस टाइम पे हम पल्सेस को एमएसपी पे, मिनिमम सपोर्ट प्राइसेस पे प्रोक्योर भी नहीं करते थे। तो पल्सेस के लिए कोई गारंटीड डिमांड भी नहीं थी उस टाइम पे। तो दिस वाज़ एन इश्यू, राइट, फॉर अस। उसके बाद आ जाते हैं मार्केट इंटीग्रेशन पे, जो अलग-अलग मंडीज़ होते हैं, ठीक है? वहाँ पे काफ़ी ज़्यादा प्राइस डिस्पर्शन देखने को मिलता है। प्राइस डिस्पर्शन अक्रॉस ऑल द मंडीज़, ठीक है? तो ये प्राइस डिस्पर्शन काफ़ी ज़्यादा हाई था, जो हम सारे मंडीज़ में देख सकते हैं। इसलिए मार्केट इंटीग्रेशन उतना सक्सेसफुल इंडिया में नहीं हो पाया था। ये काफ़ी ज़्यादा इनकम्प्लीट था फॉर अ कंट्री लाइक इंडिया। देन वी हैव एक्सपोर्ट डिमांड, जो हम पहले वाले स्टेज में भी स्टेज 2 में भी एक्सपोर्ट डिमांड डिस्कस कर चुके हैं। अब यहाँ पे एग्रीकल्चरल एक्सपोर्ट्स काफ़ी ज़्यादा ग्रो करते हैं स्टेज 3 में, क्योंकि अगर हम देखें, बट एक इश्यू यहाँ पे क्या हो जाता है कि इंडिया एक्सपोर्ट करती थी वाटर इंटेंसिव कमोडिटीज़। इंडिया एक्सपोर्ट कर रही थी वाटर इंटेंसिव, जिसको कल्टीवेट करने में बहुत ज़्यादा वाटर रिक्वायरमेंट होता है। तो इंडिया एक्सपोर्ट कर रही थी वाटर इंटेंसिव कमोडिटीज़, जैसे कि मेरे पास हो गया राइस, मेरे पास हो गया व्हीट। ऐसी कमोडिटीज़ इंडिया एक्सपोर्ट कर रही थी टू अदर कंट्रीज़, ठीक है? लेकिन इंडिया के बारे में अगर हम देखें, तो इंडिया खुद एक वाटर स्कार्स कंट्री है, व्हिच मीन्स दैट हमारे पास खुद वाटर इनफ नहीं है, ठीक है? बट हम स्टिल वाटर इंटेंसिव क्रॉप्स एक्सपोर्ट कर रहे थे। तो इंटरनेशनल इकोनॉमिक्स में हमारे पास एक हेक्सचर ऑलन थ्योरम आता है, जो ये कहता है कि अ कंट्री शुड एक्सपोर्ट गुड्स दैट यूज़ इट्स अबंडेंट फैक्टर्स। कंट्री को ऐसे ही गुड्स एक्सपोर्ट करने चाहिए जो कंट्री के अबंडेंट फैक्टर्स, जो उस कंट्री के पास ज़्यादा अबंडेंस में फैक्टर है, उसको यूटिलाइज़ करता हो। व्हिच मीन्स कि इंडिया को वाटर इंटेंसिव क्रॉप्स
नहीं एक्सपोर्ट करने चाहिए थे, क्योंकि इंडिया के लिए वाटर जो है ये एक अबंडेंट फैक्टर कभी नहीं रहा है। ठीक है? तो ये एक इश्यू भी है हमारे साथ कि हम वाटर इंटेंसिव क्रॉप्स को एक्सपोर्ट कर रहे थे। एंड देन लास्टली कमिंग टू रूरल नॉन फार्म डिमांड। अब इसका क्या मतलब है? नॉन फार्म डिमांड का क्या मतलब है? नॉन फार्म डिमांड मतलब ऐसी डिमांड जो डायरेक्टली फार्म से नहीं आ रही है। ये डिमांड फार्म से नहीं आ रही है, क्योंकि धीरे-धीरे लोगों की परचेज़िंग पावर इंक्रीज़ हुई थी। इसीलिए कुछ फार्मर्स वेजिटेबल्स और डेयरी वेजिटेबल्स और फ्रूट्स से, जैसे कि वो डेयरी की तरफ भी मूव होना स्टार्ट हो गए थे। दे स्टार्टेड मूविंग टुवर्ड्स डेयरी आल्सो, राइट? और इंडिया में दिस इज़ अ पॉजिटिव डिमांड ओनली दैट वी कुड सी, क्योंकि हमारे पास परचेज़िंग पावर लोगों की इंक्रीज़ हुई थी, तो दिस वाज़ अ पॉजिटिव डिमांड फॉर इंडिया, ठीक है? तो विद दिस वी एंड स्टेज 3। स्टेज 3 में हम क्या कंक्लूड कर सकते हैं कि हमारे पास ग्रीन रेवोल्यूशन ऑलरेडी ऑफ कोर्स था। ईस्टर्न इंडिया में ग्रीन रेवोल्यूशन का इम्पैक्ट उतना ज़्यादा देखा नहीं गया, ठीक है? सप्लाई साइड में हम देख सकते हैं कि अभी भी सप्लाई साइड में वी वर स्ट्रगलिंग। इवन इन स्टेज 3 सप्लाई साइड में हम स्ट्रगल कर रहे थे। डिमांड ऑल्दो काफ़ी ज़्यादा हमारे पास थी स्टेज 3 में, बट सप्लाई वाज़ नॉट दैट गुड, राइट? तो क्योंकि डिमांड सप्लाई का कनेक्शन हमारे पास सही नहीं था, तो ये एक स्टेज 3 का एक बहुत बड़ा मेरे पास डिमेरिट आ जाता है। एंड प्राइस पॉलिसी, प्रोक्योरमेंट सिस्टम जो है, या मेरे पास जो इन्वेस्टमेंट है, वो सारा ओरिएंटेड था टुवर्ड्स व्हीट एंड राइस। लेकिन लोगों को और भी डाइवर्सिफिकेशन चाहिए था। दे वांटेड मोर न्यूट्रिशियस फूड फॉर देमसेल्व्स। लेकिन फार्मर्स वो ग्रो इसीलिए नहीं कर सकते थे क्योंकि उनको उसके लिए कोई गारंटीड सपोर्ट नहीं मिल रहा था फ्रॉम द गवर्नमेंट, राइट? तो दिस वाज ऑल अबाउट द डिमांड एंड सप्लाई साइड फैक्टर्स फॉर ऑल द स्टेजेस दैट वी हैड।